हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं हूं तान्या मुंजाल और आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नेम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ जी, तो आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो देखते हैं फटाफट से। लो जी, हम पहले पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। सबसे पहले तो जो चैप्टर है उसका मतलब समझेंगे कि मतलब क्या है इसका, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाता है इससे, 2 नंबर का 3 नंबर का केस स्टडी क्वेश्चन आ जाता है। बहुत बार देखे हैं हॉट्स की फॉर्म में केस स्टडी क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं, ठीक है जी। आगे हम क्या करने वाले हैं, मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग elasticity of demand। बेसिकली there are 2 methods of calculating price elasticity of demand। वो कौन कौन से मेथड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से आप मान के चलो आपके जो न्यूमेरिकल्स है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का आपके पेपर में 101% आने ही आने वाला है, ठीक है जी। तो यहां से हम करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स। कुछ आपको मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगी, 5 से 6 न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आई हूं। वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स आपको आगे मतलब आपको न्यूमेरिकल पोर्शन एकदम से क्लियर हो गया, ठीक है जी। ओके जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूरा आ जाता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स, या कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो जी, तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जी, अगर आपको पता हो लास्ट चैप्टर जो हमने डिमांड का पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था, ठीक है जी। डिमांड वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, डिमांड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यही पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम, प्राइस कम तो डिमांड क्या होती है, ज्यादा। हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों के बीच में यानी प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन पढ़ा था, है ना। यही पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ता है आपका तो डिमांड आपकी क्या होती है, कम होती है, यही पढ़ा था। अब इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितना प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड कम हो रही है, कितने प्राइस में चेंज आने से आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत अच्छे समझेंगे, यानी कितने प्राइस के अंदर चेंज आया, उसकी वजह से कितना डिमांड में चेंज आ रहा है, दिस इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में सिर्फ ये पढ़ा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना प्राइस बढ़ने से आपकी कितनी डिमांड कम हो रही है, दिस इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ जी, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। प्राइस है पहला वर्ड, दूसरा वर्ड अगर आप देखोगे इलास्टिसिटी, आपको ये वर्ड दिख रहा है इलास्टिसिटी। फटाफट से इस वर्ड का मतलब समझो। इलास्टिसिटी का मतलब होता है बेटा चेंज। क्या मतलब होता है इसका, मतलब चेंज। देखो जी, अगर मैं आपको सीधी सी बात करूं, आपने कभी रबर बैंड देखा, उसकी इलास्टिसिटी देखी, उसको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो स्ट्रेच हो जाता है, यानी वो क्या करता है, जितना मर्जी चेंज हो सकता है। कभी देखा है आपने रबर बैंड, उसको कितना मर्जी स्ट्रेच कर लो, कितना मर्जी क्या कर लेता है, चेंज हो जाता है। इसलिए इलास्टिसिटी मतलब, इलास्टिक मतलब चेंज होना, क्लियर है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। यही डेफिनेशन कह रही है कि प्राइस में कितना चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस के कितने चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये आपको पूरा का पूरा वर्ड ही बता रहा है इसकी डेफिनेशन, समझे। प्राइस में अगर डेफिनेशन देखें, इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी प्राइस में कितना चेंज आने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। अगर मैं बात करूं, प्राइस 10% से बढ़ा तो आपकी डिमांड 20% से कम होगी। तो मैंने क्या बोला, प्राइस 10% चेंज हुआ प्राइस में और डिमांड में कितना चेंज हुआ, 20%। ये है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस में कितना चेंज आया और डिमांड में कितना चेंज आया। ओके जी, चले आगे। चलो जी, आगे हम देखते हैं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे क्या क्या मेथड्स है, इसको निकाल लेंगे, आपको और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके जी, तो अगला टॉपिक है हमारे पास डिग्री ऑफ
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है हॉर्स के लिए, केस स्टडी टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी, देयर आर 5 डिग्रीज। हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझेंगे। पहला है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, दूसरा आपकी लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है आपके पास यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चौथा है आपके पास हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड पांचवा क्या आपके पास परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, एक एक पॉइंट को अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या मतलब है, फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है। हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं हम समझते हैं विद टेबल एंड डायग्राम कि इसकी शेप क्या है, इसकी डायग्राम कैसे बनता है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके जी, तो देख पा रहे हो आप, पहला है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो जी, वर्ड क्या है इनइलास्टिक, परफेक्टली यहां पे लिख देती हूं परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ड समझ लो, ये वर्ड समझ आ गया ना, आप अपनी मर्जी से टेबल बना सकते हो, अपने हिसाब से डायग्राम बना सकते हो, बस इस वर्ड का मतलब समझो। ठीक है जी, हाँ जी मैम आपने बताया था इलास्टिक का मतलब क्या होता है चेंज आना, इलास्टिक का मतलब क्या होता है चेंज आना, इलास्टिक होता है ना उसको कितना मर्जी स्ट्रेच कर लो वो कितना मर्जी क्या होता है चेंज हो जाता है, वही इलास्टिक का मतलब होता है चेंज आना। इन इलास्टिक का मतलब होता है चेंज नहीं आना। किसमें चेंज नहीं आना, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक को आप परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोल देते हो, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पूरा टॉपिक है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी या इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। अब एक एक वर्ड का मतलब समझो। इलास्टिक का मतलब क्या होता था चेंज आना, इन इलास्टिक का मतलब होता है कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अब देखो किसमें चेंज नहीं आ रहा, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, किसमें चेंज नहीं आ रहा, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि प्राइस जितना मर्जी बढ़ रहा है, प्राइस जितना मर्जी चेंज कम हो रहा है, यानी प्राइस में कितना मर्जी चेंज हो रहा है लेकिन आपकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि क्या है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब नॉट चेंजेबल, कुछ भी चेंज नहीं हो रही। क्या चेंज नहीं हो रही, आपकी डिमांड चेंज नहीं हो रही। क्लियर है? अब फटाफट से एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास ये है पीएक्स, ये आपके पास क्यूएक्स, यहाँ आपके पास प्राइस है, यहाँ क्या आपके पास क्वांटिटी है। ओके जी, मान लो आपका प्राइस बढ़ गया, आपका प्राइस बढ़ गया लेकिन हमने क्या बढ़ा, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रही, यानी आपकी डिमांड पहले भी 10 थी और अब भी क्या है आपकी 10 है। आप देख रहे हो प्राइस में चेंज आया लेकिन डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आया। दिस इज योर परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, एक बार इसको डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। ठीक है जी, ये है आपका y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है जी, यहां हम क्या लिखते हैं प्राइस लिखते हैं और यहां क्या लिखते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हैं। प्राइस किस में होता है आपका रुपीस में होता है और क्वांटिटी डिमांडेड किस में होती है भाई यूनिट्स में होती है जी मैम। ओके जी, अब प्राइस क्या है 5 और 10, 5 10 हो गया। अब देखो QX डिमांड कितनी है आपकी 10 10 है, तो यहां पे भी मैं एक बार 5 लिख लेती हूं और यहां पे भी मैं क्या लिख लेती हूं 10 लिख लेती हूं। ठीक है जी, अब देखो जब आपका प्राइस 5 था तो आप कितनी डिमांड कर रहे थे, कितने गुड्स खरीद रहे थे, कितने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी खरीद रहे थे 10। यानी अगर मैं बात करूं जब आपका प्राइस 5 था तो आप अगर मैं बात करूं ये x ले लेती हूं मैं पार्ले जी का बिस्किट, मान लो x ले लेती हूं मैं पार्ले जी का बिस्किट। जब प्राइस था 5 रुपीज तो मैं 10 पार्ले जी की बिस्किट खरीद रही थी, जब प्राइस हो गया 10 तो भी मैं 10 पार्ले जी की बिस्किट खरीद रही हूँ। ये क्या है आपका परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि वो इन इलास्टिक है, नॉट चेंजेबल, डिमांड इज नॉट चेंजेबल, डिमांड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी, अब देखो जब प्राइस हो गया आपका 10, आपका क्वांटिटी डिमांडेड फिर भी क्या है 10, जब प्राइस हो गया 10, प्राइस हो गया 10 फिर भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है भाई 10। ठीक है जी, ये है। अब आप देख रहे हो आपकी डिमांड कर्व क्या बन रही है, क्या बन रही है भाई पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस है ये वाली, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप देख रहे हो डिमांड कर्व जो है आपकी क्या बन रही है पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर होगा, यहाँ पे हमने क्या शो किया कि आपका प्राइस बढ़ रहा है फिर भी आपकी डिमांड क्या है कांस्टेंट है एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ओके जी, अच्छे समझ आया। चलो जी अब आगे देखते हैं हम
लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो भाई, लेस इलास्टिसिटी। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये परफेक्टली इनइलास्टिक को हम ये क्यों बोलते हैं? देखो भाई, हमने क्या बात करी, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। जब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? चेंज। चेंज इन डिमांड क्या है? जीरो है, क्योंकि वो तो क्या आ रही है? कांस्टेंट हो रही है, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा। प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं? जीरो लिख देते हैं। चलो जी, अब यहां जाओ एक बार फटाफट से। लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझो। इलास्टिसिटी का मतलब क्या बताया था जी? फटाफट से बताओ। इलास्टिसिटी का मतलब मैम चेंज। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है मैम? चेंज। किसमें चेंज? डिमांड में चेंज। क्या चेंज आ रहा है? कम चेंज आ रहा है, यानी प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में कम। क्योंकि लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब लेस चेंजेबल, किसमें? डिमांड में कम चेंज आ रहा है। ठीक है जी, फटाफट से आ जाओ टेबल पे। यहां लिख लेते भाई प्राइस, यहां लिख लेते क्वांटिटी। ठीक है जी, अब प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है। अगर मैं बात करूं, प्राइस है आपका 100 से 200 हो गया। देख रहे हो, एक कोई प्रोडक्ट है जिसका नाम मैं कह देती हूँ एक्स है उसका नाम। ठीक है, प्राइस 100 से 200 हो गया, इतना महंगा हो गया, मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में चेंज कम आ रहा है। अगर मैं बात करूं, डिमांड उसकी पहले थी मान लो लेट्स से 100, अब उसकी डिमांड होगी 80। देख रहे हो, प्राइस में कितने से चेंज आ रहा है? 100 से। और डिमांड में कितने से चेंज आ रहा है? सिर्फ 20 से। क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हमेशा कम होती है, लेकिन प्राइस में ज्यादा चेंज आया, डिमांड में कम चेंज आया। दिस इज योर लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कम चेंज आ रहा है आपकी डिमांड में। ठीक है जी, फटाफट से एक डायग्राम देखते हैं इसका। ओके जी, यहाँ देखो भाई क्या आता है भाई, यहाँ पे आता है मैम वाई एक्सिस, यहाँ क्या आता है ओरिजिन, और यहाँ क्या आता है एक्स एक्सिस। इधर क्या आता है हमारा प्राइस, क्या आता है भाई यहाँ पे प्राइस। प्राइस किस में होता है भाई? रुपीस में। और यहाँ क्या आती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, जो किस में होती है आपकी? यूनिट्स में। किस में होती है आपकी? यूनिट्स में। फटाफट से लोड करते हैं पॉइंट। प्राइस कितना है? 100 200 100 200। ठीक है जी, डिमांड देख रहे हो 80 और 100 लिखी हुई है यहाँ पे, 80 और 100। अगर मैं 50 का गैप डाल दूं, यहां मैं लिख लेती हूँ 50, यहां मैं लिख लेती हूँ 100। ठीक है जी, यहां मैं लिख देती हूँ 50, यहां मैं लिख देती हूँ 100। चलो जी, अब फटाफट से करते हैं हम ग्राफ। चलो जी, अब देखो 100 पे कितना है? 100। 100 पे कितना है? 100। लो जी, ये हो गया हमारे पास। 100 पे कितना है हमारे पास? 100। ओके जी, अब प्राइस देख रहे हो कितना है? 200 पे कितना है? 80। 200 पे कितना है? 80। अगर यहाँ 50 है, यहाँ कह दो 60 हुआ, 70 हुआ, 80, यहाँ पे कह सकती हूँ मैं, तो ये होगा 80 और ये होगी आपकी 200। ठीक है जी, 200। आप इसको ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। आप खुद से करोगे ना, नोटबुक से स्केल वगैरह का यूज करोगे, बहुत सीधी सीधी ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम ज्वाइन करके देखते हैं उसको। ठीक है, ये आपकी बन गई डिमांड कर्व। क्या बन गई आपकी? डिमांड कर्व। ये आप देख रहे हो, इस केस में अगर आप बात करें, इस केस में आप बात करें, यहां पे ईडी इज, ये वाली सिचुएशन है, ईडी इज लेस देन 1। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। समझो इसका मतलब क्या होगा, फटाफट से देखो यहाँ पे। ये है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई मतलब इलास्टिसिटी, डी मतलब डिमांड। ये होता है 1। 1 का मतलब हमेशा होता है प्राइस, समझ लो 1 का मतलब हमेशा क्या होता है? प्राइस। अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है कि प्राइस में? मैम प्राइस में आ रहा है। जब प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है तो प्राइस की तरफ क्या चला जाएगा? एरो चला जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये वाली आ गई आपकी सिचुएशन। क्लियर है? इतना अच्छे समझ आया? ये है आपकी, ये क्या सिचुएशन अगर आप देख रहे हो, जो आपकी डिमांड कर्व है, ये क्या शो कर रही है? दैट देयर इज इलास्टिसिटी और डिमांड क्या आ रही है इसमें? कम आ रही है एज कंपेयर टू 1, मतलब एज कंपेयर टू प्राइस। इसका मतलब ये है कि प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है और डिमांड में क्या आ रहा है? कम चेंज आ रहा है। ओके जी, चलो जी, अब आगे देखते हैं फटाफट से। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, फटाफट समझेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब क्या बताया था मैम? चेंज होना। किसका चेंज होना? डिमांड का चेंज होना। ठीक है जी, इतना हमें पता चल गया। यूनिटरी का मतलब होता है कि जितना डिमांड में चेंज हो रहा है, मतलब जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, उतना ही आपका क्या हो रहा है? डिमांड में चेंज हो रहा है। जितने से प्राइस बढ़ रहा है उतने से डिमांड कम हो रही है, जितने से प्राइस कम हो रहा है उतने से डिमांड बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी का मतलब होता है इक्वल।
क्या होता है मतलब इक्वल। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल समझते हैं, ये आपके पास प्राइस, ये आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी। मान लो प्राइस बढ़ा 5 से 10, प्राइस कितने से बढ़ा 5 से 10, तो आपकी डिमांड भी होगी 10 से 5। अगर आप देख रहे हो जितने से प्राइस बढ़ा उतने से आपकी डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। इसका मतलब है जितने से प्राइस बढ़ा उतने से ही डिमांड, यूनिटरी का मतलब इक्वल, इसलिए हम इसको क्या बताते हैं, ईडी इक्वल टू 1। ईडी मतलब इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल टू 1 का मतलब है जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतनी ही आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब प्राइस, ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई मतलब चेंज, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, चेंज हो रहा, चेंज इन डिमांड। ओके जी, अब फटाफट से एक बार इसका डायग्राम देखते हैं। ओके जी, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर रीजन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। लिख लेना भाई रुपीज और यूनिट्स में। ओके जी, अब फटाफट से हम करते हैं, प्राइस है आपका 5 और 10, यहां मैं लिख देती हूं दिस इज योर 5, दिस इज योर 10। और क्वांटिटी भी आपकी 5 और 10 है, तो यहां पे लिख देती हूँ दिस इज योर 5, दिस इज योर 10। आप देख रहे हो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, ये हमें पता है, लेकिन कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम हुई, ये होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी अगर प्राइस आप देख रहे हो जितना से प्राइस में चेंज हो रहा है उतनी ही डिमांड में क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है जी, 5 पे क्या है 10, जब 5 प्राइस था तो कितनी होगी आपकी डिमांड 10। ठीक है जी, जब आपका प्राइस बढ़ गया 10 हो गया तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, यानी ठीक है जी, ये वाली सिचुएशन। अब सबको क्या कर दो, इन दोनों को कर दो ज्वाइन, क्या कर दो भाई, ज्वाइन। आप यहां देख रहे होगे इस सिचुएशन में आपकी इलास्टिसिटी और डिमांड इज इक्वल टू क्या है, 1 है। क्या है भाई, इक्वल टू 1, यानी जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतनी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब बड़े ध्यान समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन मान के चलो आने के चांसेस बहुत ज्यादा चांसेस है। बड़े ध्यान समझो, आप जो ये देख रहे हो ना, ये आपकी जो डिमांड कर्व बन रही है, जो आप ये देख रहे हो आपकी जो डिमांड कर्व बन रही है, इसकी जो शेप है उसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन आ जाता है इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या शेप होती है, तो आप क्या बोलोगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोला जाता है, इसका रीजन सुनो, क्योंकि जितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल, जितनी 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं, जब आप नोटबुक पे बनाओगे आप देखोगे तीनों का जो साइज है ना बेटा, तीनों रेक्टेंगल्स का जो साइज है वो सेम बनता है। क्यों सेम बनता है, क्योंकि यूनिटरी है, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतनी ही डिमांड में। अगर प्राइस 5% से बढ़ रहा है तो डिमांड भी 5% से कम हो रही है, अगर प्राइस 10% से बढ़ रहा है तो डिमांड भी 10% से कम हो रही है। इसलिए कह रहे हैं कि दोनों में चेंज इक्वल आ रहा है, जितना उसमें चेंज आ रहा है उतना ही उसमें चेंज आ रहा है। क्लियर है, जब दोनों में चेंज इक्वल आ रहा है इसलिए जो रेक्टेंगुलर का जो साइज है वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। इसलिए इस शेप को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी, स्टार मार्क कर लो, लिख लो, साथ के साथ नोट्स बना लो, एक तो साथ के साथ नोट्स बना लो और लिख लो, इस शेप को क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पे क्या आपकी इलास्टिसिटी और डिमांड इज इक्वल टू 1, जिसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके जी मैम, ये क्लियर हो गया हमें अच्छे से। अब आगे देखो, अगला है हमारे पास हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है भाई हमारे पास, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जी, ये वर्ड से अच्छे से समझ आ जाएगा, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, फटाफट से दो। हाईली का मतलब ज्यादा, हाईली का मतलब क्या होता है, ज्यादा। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज। किसमें चेंज आना, डिमांड। इसको साफ चल रहा है कि ज्यादा चेंज आ रहा है डिमांड में, यानी प्राइस में कम चेंज आ रहा है और डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं बेटा एग्जांपल लूं, यहां आपके पास प्राइस है, यहां आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड है, मैं कह रही हूं प्राइस में कम चेंज आ रहा है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। एग्जांपल ले लेती हूं, मान लो आपका प्राइस था 100 से 110 हुआ, आपकी डिमांड सीधा होगी 100 से 20। देख पा रहे हो, प्राइस में सिर्फ
₹10 का फर्क आया, लेकिन डिमांड देख रहे हो कितनी कम हो गई। ये है आपका हाईली इलास्टिसिटी और डिमांड, कि सिर्फ थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने की वजह से, सिर्फ थोड़ा सा प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी कितनी डिमांड कम होगी। इतना सारा चेंज आ गया डिमांड में, उसको हम क्या कहते हैं, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है, हाईली मतलब ज्यादा चेंज आ रहा है डिमांड में। ओके है जी, अच्छे समझ आया। चलो जी, अब एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। ठीक है जी, यहाँ पे क्या होता है भाई आपका y एक्सिस, यहाँ क्या होता है रीजन, यहाँ क्या आता है x एक्सिस, यहाँ क्या आता है आपके पास प्राइस, यहाँ क्या आता है आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड, पूरा पूरा लिख लेना। अब आ जाओ फटाफट से डायग्राम की बारी। प्राइस है आपका 100 और 110 ले लेती हूँ मैं। ठीक है जी, मान लो यहाँ पे ले लेती हूँ 50, 100, 150। ठीक है जी, 50, 100 और 150 ले लिया। अब यहां मैं ले लेती हूँ क्या लूं बताओ, 50 और 100 ले लेती हूँ, 50 और 100 ले लेती हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे एक बार इसको 100, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। ठीक है जी, अब देखो फटाफट से देखते हैं 100 पे कितनी है, 100 पे कितनी है 100। लो जी मैम, ये रहा हमारे पास 100, ये रहा हमारे पास 100, ये पॉइंट बन गया हमारे पास। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो 100 110 पे कितनी है 20, 110 अगर मैं बात करूं ये 100 है तो मान लो ये हो गया आपके पास 110 एग्जांपल हो। 20 का मतलब यहां हो गया 10 20 लगभग ये वाला हो गया। लो जी, इसको सीधा सीधा ले जाओ एक तो, लो जी यहां से यहां। ठीक है जी, ये पॉइंट मिल गया आपके पास। अब देख रहे हो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। ये है आपके पास, ये जो डिमांड कर्व है ना, इसको बिल्कुल सीधी ज्वाइन करना। ये जो आपकी डिमांड कर्व है, ये है आपके पास ये वाली सिचुएशन। अब ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन का 1 का मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि डिमांड में ज्यादा, इलास्टिसिटी का मतलब चेंज आना, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। यही तो बात कर रही थी हमने कि प्राइस में कम चेंज आ रहा है, डिमांड में क्या आ रहा है भाई, ज्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कहानी है। यहां पे क्या, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में क्या हो रहा है, कम चेंज आ रहा है। ये सिंपल हो गया, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। ठीक है जी मैम, इतना क्लियर हो गया हमें। अब देखते हैं आगे, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो भाई, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब बेटा क्या होता है, इसका मतलब ये है कि डिमांड में इलास्टिसिटी का मतलब होना चेंज, परफेक्टली का मतलब बहुत, कितना भी चेंज आ सकता है, परफेक्टली का मतलब कितना भी चेंज आ सकता है, डिमांड में कितना भी चेंज। यानी ये ऐसी सिचुएशन है जब आपका प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड में जितना मर्जी चेंज आ सकता है, डिमांड कितने से भी बढ़ सकती है, डिमांड कितने से भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। क्लियर है, फटाफट से देखते हैं। मान लो यहां पे मैं लेती हूं प्राइस आपका 10, प्राइस आपका अभी भी 10 है लेकिन डिमांड होगी आपकी 100 से 200, 100 से 200। आप ये देख रहे हो, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा लेकिन डिमांड में कितना मर्जी चेंज, इनफाइनाइट तक चेंज आ सकता है, कितना मर्जी, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, यानी कितनी मर्जी डिमांड बढ़ सकती है लेकिन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इसको आप कहते हो परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली का मतलब कितना मर्जी चेंज आ सकता है, किसमें, डिमांड में चेंज आ सकता है, यानी ईडी इक्वल टू इनफिनाइट, यानी डिमांड में चेंज इनफिनाइट मतलब कितना मर्जी आ सकता है। क्लियर है इतना, अच्छे समझ आया। फटाफट से एक बार डायग्राम देखो उसका। हमेशा ई जो होता है ना चेंज, उसको कैपिटल में लिखते हैं और डी को हमेशा स्मॉल लिखते हैं, इतना याद रख लेना। ई और डी बड़ा मत लिखना, डी को बड़ा मत लिखना, हमेशा डी को क्या लिखोगे, स्मॉल लिखोगे। चलो जी, फटाफट से एक बार डायग्राम देखते हैं। लो जी, यहां पे आ गया आपका y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर x एक्सिस। यहाँ पे क्या आता है भाई, प्राइस आता है मैम। यहाँ क्या आता है हमारे पास, क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ये आपका होता है रुपीज में और ये क्या होता है आपका यूनिट्स में होता है जी, ये हमें पता है। चलो जी, अब फटाफट से प्लॉट करते हैं। हाँ जी जी, इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं।
चलो जी, अब क्या है, प्राइस को है 10 ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 5 और यहाँ मैं ले लेती हूँ मान लो 10, ठीक है जी। डिमांड में ले लेती हूँ 100 और 200, यहाँ मैं ले लेती हूँ 100 और ये मैं ले लेती हूँ 200, इधर मैं ले लेती हूँ चलो 300, वैसे काम का नहीं है। चलो जी, अब देखो जब 10 प्राइस था तो डिमांड कितनी, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो रही थी 100। जब प्राइस क्या था 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी मैम 100, मिल गया ये वाला पॉइंट। अब आगे देखो, जब प्राइस है अभी भी 10 लेकिन डिमांड बढ़ रही है, प्राइस अभी भी 10 है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, प्राइस अभी भी 10 है। ओके 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 ओके, अभी कहेंगे मैम आपने 5 ले लिया, यहाँ पे तो आपने क्या लिया हुआ 10 लिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको इरेज कर देते हैं। चलो जी, कोई नहीं कोई नहीं, चलो जी हो जाता है। फटाफट से एक बार देखते हैं, दोबारा से एक बार ड्रॉ कर देते हैं, यहां से और यहां से, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है जी। फटाफट से प्लॉट करते हैं, यहाँ क्या लिया था बताओ, यहाँ लिया था मैम 100, यहाँ क्या लिया था 50 और यहाँ पे भी क्या लिया था, सॉरी यहाँ लिया था हमने 5, यहाँ क्या लिया था हमने 5 और यहाँ क्या लिया था हमने 10, ठीक है जी। फटाफट से देखते हैं अब, 10 पे 100, 10 पे 100, ये रहा 10 पे और ये रहा आपका 100, 10 पे 100 पॉइंट मिल गया जी। अब 10 पे कितना है 200, 10 पे कितना है 200, 10 पे कितना है 200, ये देख रहे हो ये पॉइंट मिल गया। अब इसको आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो इनफिनाइट तक चलेगी। इसका मतलब ये है कि प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कितनी भी बढ़ सकती है, यानी इतनी भी हो सकती है, इतनी भी, इतनी भी, इतनी भी, इतनी भी, कितनी मर्जी बढ़ सकती है, क्लियर है, या बढ़ सकती है कम हो सकती है, मतलब डिमांड में कितना मर्जी भी क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है। क्लियर है, इतना अच्छे समझ आया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट। ओके जी, चले आगे। चलो जी, अब ये तो था आपके सारे के सारे 5 केसेस जो मैंने आपको क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड है ना बेटा, उस वर्ड को अच्छे से समझ लो, वो वर्ड क्लियर हो गया, अपने आप टेबल बना लोगे, उसी टेबल से आप डायग्राम बना लोगे, ठीक है जी, क्लियर हो गया अच्छे से। चलो जी, अब देखो भाई, अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम 2 मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने वाले हैं। बेसिकली 2 मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले को याद करना आपके लिए। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, मान लो आप न्यूमेरिकल आपके लिए करना हो गया आसान, ठीक है। इसी फॉर्मूले के बेस पर मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ। फटाफट से अपनी कॉपी किताबें खोल के बैठ जाइए, अपना फटाफट से नोट करना शुरू कर दीजिए कि क्या क्या फॉर्मूले लिखोगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा सीधी सीधी। चलो जी, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। एक है आपके पास परसेंटेज मेथड, दूसरा क्या आपके पास प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड क्या कहता है, फटाफट से देखो, ये आपके पास परसेंटेज मेथड, दिस इज योर परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड, ठीक है जी। परसेंटेज मेथड क्या होता है, फटाफट से देखो, परसेंटेज पूरा पूरा लिख लेना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मेथड कहता है, परसेंटेज मेथड जो है इलास्टिसिटी और डिमांड का, जो फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मेथड कहता है कि प्राइस में कितनी परसेंटेज चेंज होने की वजह से डिमांड में कितनी परसेंटेज चेंज आया। अगर मैं बात करूं प्राइस 5% से बढ़ा तो डिमांड 10% से कम हुई, यानी अगर प्राइस 5% से बढ़ा तो आपकी डिमांड 10% से कम हुई, तो ये आ गया आपके पास 2, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या आ गया आपके पास 2। मतलब इस तरीके से आप निकाल रहे हो कि भाई प्राइस में कितना चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। अब बड़े ध्यान समझो, जो सबसे जरूरी बात है, यहां पे इसके आगे लगता है माइनस का साइन। क्या लगता है भाई, माइनस का साइन। अब बच्चे पूछेंगे क्यों लगता है माइनस का साइन, क्योंकि बेटा हमेशा प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव मतलब इनवर्स, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज बढ़ती है। अगर कोई चीज महंगी होगी, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, अगर कोई चीज सस्ती होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ गई। यही हम बात कर रहे हैं कि देयर इज अ इनवर्स या फिर देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसलिए क्या साइन लगता है भाई, क्या साइन लगता है, माइनस का। क्या लगता है भाई, माइनस का लगता है। ओके चलो जी, अब आ जाए, एक तो ये मेथड पता चल गया। अब हम देखते हैं, अब देखो
जो आपने देखी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका क्या फॉर्मूला है? ये तो हमें पता चल गया कि प्राइस में कितना चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये होता है परसेंटेज मेथड। अब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्यू बाय में क्यू। परसेंटेज है तो आगे क्या लग जाएगा? इनटू में 100। क्या लग जाएगा? इनटू में 100, क्योंकि मेथड क्या है? परसेंटेज मेथड है तो आगे क्या लग जाएगा? इनटू में 100 लग जाएगा। दैट इज चेंज इन क्यू बाय में क्यू इनटू में 100। अब बात आ रही है भाई चेंज इन क्यू का मतलब क्या होता है? यहां पे जो चेंज इन क्यू है इसका मतलब क्या है? Q1 माइनस क्यू, Q1 माइनस क्यू। यहां पे जो बेटा Q है ना, यहां पे जो Q है इसका मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका? ओल्ड क्वांटिटी। और यहां पे जो Q1 है बेटा इसका मतलब है न्यू क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका? न्यू क्वांटिटी। यहां पे जो डेल्टा Q दिया हुआ है ना, चेंज इन Q, इस डेल्टा Q का मतलब है कितने से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो हमेशा क्या करेंगे हम? न्यू क्वांटिटी में से क्या कर देंगे? ओल्ड क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे भाई? चेंज निकाल लेंगे। दैट इज डेल्टा Q। क्लियर है इतना? तो बेसिकली आप देखोगे पहले हमने क्या बात करी? परसेंटेज मेथड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हमने बोला कि इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्यू बाय में क्यू इनटू में 100। और चेंज इन क्यू का मतलब क्या होता है? Q1 माइनस क्यू। क्यू का मतलब ओल्ड क्वांटिटी और Q1 का मतलब क्या होता है? न्यू क्वांटिटी। क्लियर है? अब देखो बेटा, अब देखो, अब आप अगर आप देख पा रहे हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस सेम। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? सेम जैसे वहां पे है चेंज इन पी बाय में पी इंटू में 100। परसेंटेज है तो इंटू में क्या लग जाएगा? 100। अब चेंज इन पी का मतलब क्या होता है? फटाफट से देखो, चेंज इन पी का मतलब होता है P1 माइनस पी, P1 माइनस पी। अभी भाई P1 क्या है? P1 का मतलब होता है न्यू प्राइस और P का मतलब क्या है भाई? ओल्ड प्राइस। क्या है भाई? ओल्ड प्राइस। क्लियर है इतना? ओल्ड प्राइस। सिंपल सी बात है। अगर मैं एक बात करूं फटाफट से देखो क्या बात करी मैंने? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका मतलब क्या है? चेंज इन पी बाय में पी इंटू में 100। चेंज इन पी का मतलब क्या है? P1 माइनस पी। पी का मतलब ओल्ड प्राइस, P1 का मतलब न्यू प्राइस। क्लियर है इतना? अच्छे समझ आया? चले आगे, एक फॉर्मूला एक मेथड क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज मेथड समझ आ गया। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है? फटाफट से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट याद रख लेना हमेशा आगे क्या लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। क्या लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। क्यों माइनस का साइन लगेगा? बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आपका फॉर्मूला पता चल गया। दैट इज चेंज इन क्यू बाय में क्यू इंटू में 100। सेम चेंज इन पी बाय में पी इंटू में 100। चेंज इन क्यू का मतलब Q1 माइनस क्यू और चेंज इन पी का मतलब P1 माइनस पी। ओके जी मैम, ये मेथड हो गया, मैं अच्छे से समझ। वही है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है माइनस साइन। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है? चेंज इन क्यू बाय में क्यू इंटू में 100। अब चेंज इन क्यू का मतलब क्या है मैम? Q1 माइनस क्यू। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या मतलब है? चेंज इन पी बाय में पी इंटू में 100। अब चेंज इन पी का क्या मतलब है? P1 माइनस पी। पी का मतलब ओल्ड प्राइस और P1 का मतलब न्यू प्राइस। क्लियर है इतना? चलो जी, अब आ जाओ दूसरा मेथड। अब आ जाओ दूसरा मेथड, बड़े ध्यान समझना। दो मेथड्स है, कई बार न्यूमेरिकल्स में स्पेशली मेंशन होता है फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड या फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड। दोनों मेथड्स आपको आना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। चलो जी फटाफट से देखते हैं भाई प्रोपोर्शनल मेथड। क्या मेथड है भाई? प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शनल मेथड ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना क्या लगेगा? माइनस लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो फटाफट से इसका फॉर्मूला देखो, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रही हूँ इसका। आपको इसको फॉर्मूला क्या याद रखना है? चेंज इन क्यू बाय में चेंज इन पी इनटू में पी बाय में क्यू, और आगे क्या लगेगा? हमेशा नेगेटिव साइन। चेंज इन क्यू बाय में चेंज इन पी इनटू में पी बाय में क्यू। या फिर इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां पे हम चेंज इन क्यू और ये वाला क्यू इधर ले आते हैं। ठीक है, यहां पे पी और ये वाला चेंज इन पी इधर ले आते हैं। आप कोई भी फॉर्मूला याद कर लो, कोई इशू नहीं है। ये आसान ज्यादा लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि डेल्टा वाले दोनों को एक साइड कर लो और जिसमें डेल्टा नहीं है उसको एक साइड कर लो, तो
चेंज इन क्यू बाय में चेंज इन पी, फिर उसका अपोजिट कर दो पी बाय में क्यू। बड़ा इजी लगता है वाला, है ना। और आगे हमेशा क्या लगेगा, हमेशा क्या लगेगा भाई, नेगेटिव साइन। हमेशा क्या लगेगा भाई, नेगेटिव साइन, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इतना क्लियर आपको। अब देखो भाई चेंज इन क्यू क्या है यहाँ पे, चेंज इन क्यू का मतलब मैंने बताया हुआ है Q1 माइनस क्यू, क्यू का मतलब ओल्ड क्वांटिटी, Q1 का मतलब न्यू क्वांटिटी। सेम चेंज इन पी का मतलब क्या है, P1 माइनस पी, पी का मतलब ओल्ड प्राइस और P1 का मतलब क्या है, न्यू प्राइस। क्लियर है। दो मेथड्स हैं, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और उसका फॉर्मूला क्या है, आगे हमेशा नेगेटिव साइन जरूर लगाना, नेगेटिव, उधर भी नेगेटिव। यहाँ क्या फॉर्मूला है, चेंज इन क्यू बाय में चेंज इन पी इनटू में पी बाय में क्यू। क्लियर है इतना, आप याद कर लेना, बहुत 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 इजी है। न्यूमेरिकल्स अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गए ना, आपके लिए न्यूमेरिकल्स करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो जी फटाफट से एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ये फॉर्मूला का। चलो जी चले आगे, अब फटाफट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, मैं आपकी सिर्फ हेल्प करूंगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं। आप प्लीज साथ के साथ अपनी नोटबुक पेन वगैरह लेके बैठो और आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है जी, मैं आपको सिर्फ हिंट देने वाली हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है आपको पेपर में, आप भी फटाफट से मेरे साथ सॉल्व करो। अगर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एट ₹26 पर यूनिट, एट ₹26 पर यूनिट। इससे पता चल रहा है कि प्राइस क्या दिया हुआ है, पहला आपको 26, क्या दिया हुआ प्राइस पहला आपको 26। आगे देखो, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 30 यूनिट्स। डिमांड आपके पास दी हुई है, क्यू क्वांटिटी कितनी दी हुई है आपके पास, 30 यूनिट्स। क्लियर हो गया इतना, यानी इतने प्राइस पे आप कितनी डिमांड कर रहे हो, आप 30 कर रहे हो। इतने प्राइस पे आप कितनी डिमांड कर रहे हो, आप 30 कर रहे हो। आगे देखो, इफ, आगे क्या है भाई, इफ, ओके जी, इफ द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 26 टू 30, अगर प्राइस बढ़ जाए यानी न्यू प्राइस कितना दिया हुआ आपके पास, 30। क्लियर है इतना, यहां तक क्लियर है। आगे देखो, द डिमांड डिक्रीजेस टू 15 यूनिट, डिमांड क्या होगी, कम होगी, न्यू क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 15। देखो सीधी सी बात है, हमें पता है प्राइस और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अब आप देख रहे हो आपका प्राइस बढ़ गया तो आपकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। आपके पास ओल्ड प्राइस दिया हुआ है, आपके पास न्यू प्राइस दिया हुआ है, आपके पास ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है, आपके पास न्यू क्वांटिटी डिमांडेड भी गिवन है। ठीक है जी, अब आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या निकालना है आपके पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपको क्या करना है भाई, निकालना है। दो मेथड्स है, कौन सा मेथड है, पहला क्या था परसेंटेज मेथड और दूसरा क्या था प्रोपोर्शनल मेथड। कुछ मेंशन नहीं है कि इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो, आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मान लो मैं ये वाला मेथड यूज करती हूँ, लेट्स से, लो जी मैं मेथड यूज कर रही हूँ यहाँ पे, चेंज इन क्यू बाय में चेंज इन पी इनटू में पी बाय में क्यू। आगे क्या लगेगा फटाफट से बताओ, आगे क्या लगेगा, हमेशा नेगेटिव साइन। क्यों लगेगा, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो जी, अब मेरे पास प्राइस है, प्राइस कितना है मेरे पास 26, पी मेरे पास 26, क्यू है आपके पास 30 दिया हुआ है। चेंज इन क्यू निकालना है, क्या निकालना है आपके पास, चेंज इन क्यू। तो फटाफट से यहां देखो मैं निकाल देती हूँ चेंज इन क्यू। चेंज इन क्यू का मतलब क्या होता है, Q1 माइनस क्यू, यानी न्यू क्वांटिटी और ओल्ड क्वांटिटी। चलो जी, अब Q1 क्या है मेरे पास, देखो Q1 न्यू क्वांटिटी है मेरे पास 15, न्यू क्वांटिटी है मेरे पास 15, ओल्ड क्वांटिटी है मेरे पास 30, माइनस 30, आंसर कितना आ गया आपके पास 15, ये बचा क्या -15 आ गया। कितना आ गया आपके पास -15। पहले तो यहाँ माइनस का लगाएंगे साइन, उसके बाद यहाँ पे भी क्या है माइनस का 15। ठीक है जी, अब चेंज इन पी निकालना है, क्या निकालना है भाई, चेंज इन पी। ठीक है जी, चेंज इन पी का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होता है, P1 माइनस पी। चलो जी, P1 कितना है आपके पास 30, P1 कितना है आपके पास 30, न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस कितना है आपके पास 26, कितना आ गया आपके पास 4, कितना आ गया आपके पास 4। लो जी यहां पे मैं लिख देती हूँ 4 इनटू में P क्या आपके पास 26, P क्या आपके पास 26 और क्वांटिटी क्या आपके पास, ओल्ड क्वांटिटी कितनी है आपके पास 30। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, आप देखोगे आपका आंसर आ जाएगा 3.25। सॉल्व कर लेना, ये मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें आप वर्किंग नोट्स में लिखोगे। ये आप जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, ये दोनों चीजें, ये सारा का सारा आप वर्किंग नोट्स में लिखोगे।
अब ये रफ साइड में मत लिखने लग जाना कि रफ साइड में ना छुपा छुपा के कहीं पे भी लिख देते हैं, पेपर के ऊपर लिख देते हैं, क्वेश्चन पेपर पे नहीं, इनके नंबर मिलते हैं। वर्किंग नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, हर एक चीज के नीचे बना लो, ये फॉर्मूला लिखो, ये चेंज इन क्यू कैसे निकाल रहे हो एक प्रॉपर वर्किंग नोट में शो करो, चेंज इन पी कैसे निकाल रहे हो एक प्रॉपर वर्किंग नोट में शो करो, तो जाके आपको पूरे नंबर लिखेंगे, तो जाके आपको मिलेंगे। अगर आपने गलती से आंसर सही भी नहीं निकाला, प्रॉपर वर्किंग नोट्स ये बिल्कुल सही लिखे हैं, तो भी आपको क्या है स्टेप मार्किंग मिलेगी। क्लियर है आपको? चले आगे, चलो जी अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा आंसर 3.25। फटाफट से मुझे कमेंट पे लिख के बताना कि आपका 3.25 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी, चलो जी अब है आपके पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास गिवन है -2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है आपके पास -2। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10 पर यूनिट टू ₹8 पर यूनिट, यानी न्यू ओल्ड प्राइस कितना है 10 और न्यू प्राइस कितना है आपके पास 8। प्राइस फॉल हो गया 10 से 8 हो गया, यानी ओल्ड प्राइस आपके पास क्या दिया हुआ है 10 और न्यू प्राइस कितना गिवन है आपके पास 8 हो गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपको क्या निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहीं से पता चल रहा है कौन सा मेथड है भाई, परसेंटेज मेथड है, यहीं से साफ पता चल रहा है। ठीक है जी, तो फटाफट से फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है, फॉर्मूला बताओ परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला। लो जी यहां करते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, फॉर्मूला कहते हैं माइनस का, फिर क्या लिखते हैं हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे मैं बना रही हूं आपके सारे के सारे वर्किंग नोट्स, ध्यान समझो, यहां मैं बना रही हूं आपके लिए वर्किंग नोट्स। ठीक है जी, पहला हमें क्या निकालना है, हमारे पास देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना गिवन है -2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना गिवन है हमारे पास -2। एक चीज यहाँ पे ट्रिकीनेस है, बड़े ध्यान समझो क्या बोल रही हूँ। जब आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है और वो भी नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब ये है कि जो माइनस है ना ये सॉल्व होके आपके पास माइनस में बचा है, तो यहाँ पे इस माइनस को क्या कर दोगे आप इग्नोर कर दोगे। यहाँ पे आप दोबारा माइनस नहीं करोगे क्योंकि आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही माइनस में गिवन है, मतलब आपके पास जो ट्रीटमेंट है उसका जो माइनस वाला साइन है वो ऑलरेडी करके दिया हुआ है। ठीक है जी, ये इनवर्स रिलेशनशिप को ऑलरेडी शो कर रखे हैं इन्होंने, तो आप दोबारा नहीं करोगे। यहाँ पे जो माइनस है ना ये वाला साइन, इसको क्या कर दोगे आप इग्नोर कर दोगे। अगर आपने यहाँ पे भी माइनस साइन यूज कर लिया फिर आपका आंसर आ जाएगा गलत। ये बच्चे करते हैं, वहां पे भी माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, फिर जो सॉल्व करते हैं फिर कहते हैं मैम आंसर ही नहीं आ रहा। याद रखना ये लोग यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। आगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये तो निकालना ही है, इसको मैं क्या कर दूंगी एक्स कर दूंगी, डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये मुझे निकालना है। तो मैं प्रॉपर चल रही हूँ वर्किंग नोट में, यहाँ मैं हेडिंग डाल रही हूँ वर्किंग नोट की। ठीक है जी, अब क्या निकालना है मुझे परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या था मैम, चेंज इन पी बाय में पी था इनटू में 100 था। अब चेंज इन पी मुझे बताओ फटाफट से क्या था मैम, चेंज इन पी का मतलब था मैम, चेंज इन पी का मतलब था P1 माइनस पी। P1 का मतलब न्यू प्राइस और P का मतलब ओल्ड प्राइस। P1 कितना था आपके पास, यहां से निकाल दूं मैं, चेंज इन पी कितना आ गया आपके पास, चेंज इन पी आ गया 8 माइनस 10, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस कितना हो गया आपके पास माइनस का 2, यहां पे मैं इरेज कर रही हूं, ये आपके पास आ गया माइनस का 2 डिवाइडेड बाय में P कितना आपके पास 10, P कितना आपके पास 10 इनटू में 100, इनटू में 100, 10 से 10 ये गया आपके पास क्या आ गया माइनस का 20, क्या आ गया आपके पास माइनस का 20। ठीक है जी, माइनस का 20। अब इसको चले जाओ ऊपर ले जाओ, -2 इंटू में माइनस का 20 इक्वल टू एक्स, माइनस माइनस प्लस 22 द 40 इक्वल टू एक्स, यानी आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ गई 40%। देखिए आ रहा है भाई 40%, यस मैम बिल्कुल आ रहा है, आंसर आ गया हमारे पास 40%। क्लियर है, अच्छे समझ आया। चलो जी अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when the price of good rises, when the price of good rises from 20 per unit to 23 per unit, यानी आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास P गिवन है 20 और P1 कितना गिवन है आपके पास 23। ठीक है जी, यहां से हमें मिल गया। आगे देखो, इट्स डिमांड
इट्स डिमांड फॉल बाय 30%, यानी आपके पास जो डिमांड है 30% में गिवन है, मतलब आपके पास क्या गिवन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है 30, और वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है। फॉल का मतलब कम हो रही है, तो मतलब यहां पे हम क्या लगा देंगे, -30 गिवन है। बहुत गलती करते हैं बच्चे, बड़े ध्यान समझो इस लाइन का मतलब क्या है। क्वेश्चन गिवन है डिमांड फॉल्स बाय 30%, डिमांड जो है 30% से कम होगी, परसेंटेज मेथड है, यहीं से समझ आ रहा है, परसेंट है तो परसेंटेज मेथड है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना दिया हुआ है 30, फॉल आ गया तो यहां आ गया माइनस का, अगर यहां पे आ जाता इंक्रीज वर्ड, अगर इंक्रीज आ जाता तो यहां पे क्या आ जाता आपका प्लस वर्ड। क्लियर है इतना? चलो जी, तो आपके पास ये डाटा गिवन है, आपको निकालना क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या निकालना है आपको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लो जी, फॉर्मूला देखते हैं भाई क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, माइनस परसेंटेज। क्यों हम परसेंटेज मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास डाटा गिवन है ना ऊपर वाला, वो हमें किस फॉर्म में गिवन है, परसेंटेज फॉर्म में गिवन है। तो देख लेते हैं भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पूरा पूरा लिख देना भाई पेपर में, डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, निकालना क्या आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। ठीक है जी, निकाल देंगे। ये आपके पास माइनस का गिवन है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज गिवन है आपके पास, माइनस का 30, तो ऊपर क्या आ गया आपके पास, माइनस का 30, डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। आ जाओ जी वर्किंग नोट पे, आ जाओ जी वर्किंग नोट पे, निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला क्या था, चेंज इन पी बाय में पी इंटू में 100। फटाफट से चेंज इन पी निकालो, यहीं से चेंज इन पी निकल जाएगा। चेंज इन पी का मतलब क्या है, P1 माइनस पी, P1 मतलब न्यू प्राइस कितना गिवन है 23, ओल्ड प्राइस कितना गिवन है आपके पास 20, तो कितना आ गया आपके पास आंसर 3। क्लियर इतना? चलो जी, आंसर आ गया आपके पास 3, डिवाइडेड बाय में इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना गिवन है आपके पास 20, नीचे क्या आ गया आपके पास 20, इंटू में क्या कर दिया 100, 0 से 0 गया, 2 5 दा 10, 5 3 दा 15, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया आपके पास 15 आ गया। लो जी मैम, ये आ गया हमारे पास 15। ठीक है जी, इसको सॉल्व करो, माइनस से माइनस गया, 15 2 दा 30, यानी आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई, 2 आ गई। क्या आ गई भाई, 2 आ गई, मिल गया आंसर। चलो जी, अब आप ये देख रहे हो हमेशा क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ होता है 1, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे कितने से चेंज आ रहा है 2, यानी यहाँ 2 है या 1 है, तो ये वाली सिचुएशन है। इसका मतलब क्या है, देयर इज मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में कम चेंज आ रहा है, ये आप शो कर पा रहे हो यहाँ से। ठीक है जी, ऐसे कुछ भी केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ गया ना कि बताओ डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है कि प्राइस में, तो आप खुद देख रहे हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 2, 1 मतलब क्या होता है प्राइस, है ना, तो आप देख पा रहे हो क्या आ रहा है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज क्या आ रहा है आपका कम आ रहा है। ठीक है जी, चलो जी, अब अगले न्यूमेरिकल करते हैं। ओके जी, अगला न्यूमेरिकल देखो क्या आपके पास डाटा गिवन है, फॉर अ कमोडिटी चेंज इन पी बाय में पी दिया हुआ है आपके पास, कितना गिवन है आपके पास, माइनस का 0.2, माइनस का 0.2। आगे आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी गिवन है आपके पास, माइनस का 0.6, माइनस का 0.6। निकालना क्या भाई, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहीं से पता चल रहा है कौन सा मेथड यूज करना है, परसेंटेज मेथड यूज करना है। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या ना, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट। फटाफट से फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फटाफट से फॉर्मूला क्या है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, यहाँ पे परसेंटेज मेथड का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है मैम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, ये होता फॉर्मूला, हमें पता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना गिवन है आपके पास, माइनस का 0.6 गिवन है, तो आप जानते हो जब आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है वो भी माइनस का गिवन है, तो इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट जो इनवर्स रिलेशनशिप का है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो ये माइनस का साइन है उसको क्या कर दोगे भाई, इग्नोर कर दोगे, यहाँ पे माइनस का कुछ नहीं करोगे आप। ठीक है जी, निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको ले लिया x। अब नीचे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आ जाओ जी वर्किंग नोट पे, है ना जी, आ जाओ जी वर्किंग नोट पे। लो जी, यहां आ जाएगा आपके पास वर्किंग नोट, हेडिंग बनाओ पूरा पूरा। निकालना क्या है,
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फटाफट से बताओ, चेंज इन पी बाय में पी इंटू में 100। आपके पास डाटा क्या गिवन है, चेंज इन पी बाय में पी गिवन है आपके पास माइनस का 0.2 इंटू में 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 20, लेकिन बचेगा किसका, माइनस का 20। ठीक है जी, माइनस का 20। अब ऊपर ले जाओ इसको, माइनस का 0.6 इंटू में माइनस का 20 इक्वल टू x। माइनस से माइनस गया, फटाफट से उसको सॉल्व कर दो। यहाँ 6 बाय में 10 कर दो, इंटू में 20 कर दो, इक्वल टू 10। 0 से 0 गया, 6 टू द 12। तो आपके पास x क्या आ गया 12, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ गई आपके पास 12% आ गई। कितनी आ गई आपके पास 12%। ओके जी, अच्छे समझ आया। चले आगे, कोई यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, यहां तक क्लियर है। चलो जी, चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल आपके पास ये टेबल गिवन है, आप देख पा रहे हो, आपके पास ये टेबल गिवन है। कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, निकालना क्या आपको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड। आपको पता है कौन से मेथड है, दो मेथड्स होते हैं, एक परसेंटेज मेथड, एक होता है प्रोपोर्शनल मेथड। कौन सा मेथड बोला है यहाँ पे, परसेंटेज मेथड बोला है। ओके जी, ये भी क्लियर हो गया। अब आप देखो आपके पास डाटा क्या क्या गिवन है, आपके पास प्राइस गिवन है 4 और 5, आपके पास यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है। क्या गिवन है आपके पास, टोटल एक्सपेंडिचर। क्वांटिटी नहीं गिवन, प्राइस गिवन है, हमें प्राइस और क्वांटिटी चाहिए। प्राइस तो गिवन है, लेकिन आपके पास क्वांटिटी नहीं गिवन। लेकिन आप इस टोटल एक्सपेंडिचर का हम कैसे यूज करें, कि हमारे पास क्या आ जाए, क्वांटिटी आ जाए। तो फटाफट से देखते हैं, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना बेटा, इस टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू में क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम, यहाँ पे यूज करके अब क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है जी, तो पहला केस ले लेते हैं हम। पहले केस में टोटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, प्राइस होता है इनटू में क्वांटिटी होता है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है हमारे पास, 600 गिवन है। प्राइस कितना गिवन है हमारे पास, 4 गिवन है। हमें क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है। अब कैसे निकालें, तो अब क्या करेंगे, 600 डिवाइड बाय में कर देंगे 4। फटाफट से फाइंड आउट करो क्या आ जाएगी आपके पास क्वांटिटी, कर दो एक बार। 2 टू द 4, 2 3 द 6, 0 0। ठीक है जी, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 5 द 10 और 0। कितना आ गया आपके पास 150। क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं क्यू डाल देती हूँ। यहाँ आपके पास क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास 150। क्लियर है इतना, चले आगे। अब एक बार इरेज कर दूं, यहाँ तक देख लो, कोई इश्यू तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। ठीक है, समझ आया कैसे आपकी क्वांटिटी निकल गई। चलो जी, अब मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, फटाफट से देखो, यहीं पे हम दूसरा चलते हैं। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, P1 इंटू में Q1। ये आपको पता है, ये आपके पास प्राइस है, आपके पास न्यू प्राइस है। वैसे ही दिस इज योर टोटल एक्सपेंडिचर, और ये क्या आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर 1। ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ये न्यू टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फटाफट से देखो, ये कितना गिवन है आपके पास 525। P1 कितना गिवन है आपके पास, प्राइस कितना गिवन है आपके पास 5। क्वांटिटी आपको निकालनी है, न्यू क्वांटिटी आपको निकालनी है। फटाफट से ये भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां आ जाएगा 5 5 1 द 5 0 5 5 द 25। कितना आ गया आपके पास 105। आपके पास न्यू क्वांटिटी कितनी आ गई 105। अब आप देख रहे हो आपने टोटल एक्सपेंडिचर का कैसे यूज किया, आपके पास क्वांटिटी आ गई। प्राइस आपके पास गिवन है, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस गिवन है, वैसे आपके पास ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी भी आ गई। क्लियर है इतना, चलो जी। अब इसका यूज करके हमारे पास अब डाटा तो आ गया पूरा, डाटा आ गया हमारे पास पूरा आ गया। अब फटाफट से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो जी, अब क्या निकालना है हमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ईडी निकालना है। साइन होता है आगे, परसेंटेज मेथड है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है, ये हमें पता है। चलो जी, अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। फटाफट से अब हम वर्किंग नोट यूज करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से आप बताओ, चेंज इन क्यू बाय में क्यू इनटू में 100। चेंज इन क्यू क्या है, फटाफट से बताओ, 105 माइनस
150, ये आपके पास न्यू क्वांटिटी है, ये आपके पास ओल्ड क्वांटिटी है। 105 माइनस 150 कितना आ गया आपके पास 45, और माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का निशान लग जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा आपका -45 डिवाइड बाय में क्वांटिटी कितनी है आपके पास, ओल्ड क्वांटिटी 150 इंटू में 100, 0 से 0 गया, 15 3 था 45, क्या आ गया आंसर आपके पास 30, क्या आ गया आपके पास आंसर 30, वो भी माइनस का 30। तो यहां क्या आ गया आपके पास, आगे हमेशा लगता है माइनस और फिर क्या है माइनस का 30 डिवाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फटाफट से मैं इसको इरेज कर रही हूं, देख लो। देखो भाई अब क्या कर रही हूँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पी बाय में पी इंटू में 100। चेंज इन पी का मतलब क्या होता है, P1 माइनस पी, क्या होता है भाई P1 माइनस पी। फटाफट से देखो P1 कितना है आपके पास 5 और P कितना है आपके पास 4, तो कितना आ गया आपके पास 1, यानी अब क्या आ गया आपके पास 1 डिवाइड बाय में P कितना है आपके पास 4 इंटू में 100। क्लियर है इतना। अब अगर इसको कर लो 2 to the 4 2 5 the 10, यहाँ कितना आ गया आपके पास 25 आ गया आंसर, कितना आ गया आपके पास 25 आ गया है। नीचे क्या लिख दोगे आप 25 कर दोगे, यहां से यहां कर दो, इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, चले आगे चले आगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। सिंपल सी बात है, क्या करा आपने, आपके पास प्राइस गिवन है, आपके पास क्वांटिटी नहीं गिवन, आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, पुराना भी गिवन है और न्यू भी गिवन है, यानी ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर का, उसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू में क्वांटिटी। क्या होता है फॉर्मूला, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करके आप दोनों क्वांटिटी निकालोगे, ओल्ड भी और न्यू भी। जब आपके पास क्वांटिटी ओल्ड आ गई, न्यू होगी, प्राइस आपके पास ओल्ड भी है न्यू भी है, फॉर्मूला लगाओ, इधर उधर करो और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा आपके पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई आपकी ये। ठीक है जी, चले आगे, चलो जी। अब हम क्या करने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, है ना भाई, अगला क्वेश्चन है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 60, प्राइस बढ़ गया, प्राइस था पहले 50 और P1 कितना हो गया आपके पास 60। ठीक है जी, आगे देखो, क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियली वाज 200 यूनिट्स, पुरानी जो क्वांटिटी वो कितनी थी आपके पास 200 यूनिट्स। आगे देखो, व्हाट शुड बी द न्यू क्वांटिटी, हमें क्या निकालनी है, न्यू क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है जी, ओके जी। आगे देखो, सो दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एस्टेब्लिश्ड टू बी यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या था, इक्वल टू 1, यानी आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी गिवन है, यूनिटरी, यानी इक्वल टू 1, ये आपके पास गिवन है। क्लियर है, ये आपके पास क्या है, गिवन है। तो फटाफट से फॉर्मूला लगाओ। चलो जी, अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, मैं लगा लेती हूँ, मान लो फॉर्मूला। लो जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, आगे लगता है माइनस, मैं प्रोपोर्शनल मेथड यूज कर लेती हूँ, मान लो चेंज इन क्यू बाय में चेंज इन पी इंटू में पी बाय में क्यू। क्लियर है, फटाफट से आप चेंज इन क्यू बताओ, चेंज इन क्यू निकाल सकते हो आप, नहीं निकाल सकते क्योंकि Q1 ही नहीं गिवन है, तो इसको मैं ले लेती हूँ XC, तो यहाँ पे मैं चेंज इन क्यू का चेंज इन क्यू लिख देती हूँ, आगे क्या लिख देती हूँ -1, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी गिवन है आपके पास 1, तो इक्वल टू में 1। अब आप देखो एक चीज बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, इसका मतलब यह है कि कोई भी इनवर्स रिलेशनशिप नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस लगाओगे, यहाँ पे माइनस को इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है जी, अब चेंज इन पी बताओ भाई, चेंज इन पी क्या है आपके पास 60 माइनस 50 10, पी कितना है आपके पास 50 और क्यू कितना है आपके पास 200, क्या है भाई 200। क्लियर है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास कितनी गिवन है 1 गिवन है। फटाफट से आप इसको सॉल्व करो, फटाफट से, माइनस कैसे करोगे, 0 से 0 किया। ठीक है जी, इसको सॉल्व करो और ये देखो आपकी चेंज इन क्यू कितनी आ रही है, चेंज इन क्यू कितनी आ रही है, अगर मैं देखूं 5 डिवाइड बाय में 200 इंटू में चेंज इन क्यू। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, यहां आ गया आपके पास 200। ठीक है जी, इंटू में -5 चेंज इन क्यू, डेल्टा क्यू। ठीक है जी, अब 200 डिवाइड बाय में 5 4 द 20, ये कितना आपके पास 40, तो आपके पास चेंज इन क्यू कितना आ गया आपके पास माइनस का 40, कितना आ गया आपके पास माइनस का 40, है ना, चेंज इन क्यू कितना आ गया आपके पास माइनस का 40। अब निकालना क्या,
बड़े ध्यान समझो। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में निकालना है न्यू क्वांटिटी, हमें चेंज इन क्यू नहीं निकालना, हमें क्वेश्चन में निकालनी है न्यू क्वांटिटी। हमें पता है चेंज इन क्यू का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस क्यू। जब हमारे पास चेंज इन क्यू कितना गिवन है, आपके पास कितना गिवन है, माइनस का 40 गिवन है, माइनस का 40 गिवन है। Q1 कितना गिवन है पता नहीं, ये तो हम निकालेंगे। Q कितना गिवन है आपके पास, 200। कितना गिवन है आपके पास, 200। माइनस का 40 इधर आके प्लस का 200 इक्वल टू Q1। ठीक है जी, इसको सॉल्व करो, कितना आ गया आपके पास, 160। और किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 200 बड़ा है और उसके आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का। तो ये आ गया आपके पास Q1। तो आपके आप देखोगे आपके पास Q1 कितना आ गया, 160 यूनिट्स, 160 यूनिट्स। देखिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर भी यही आ रहा है, 160 यूनिट्स, है ना भाई। क्लियर हो गया अच्छे से, सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए। एक तो फॉर्मूले याद कर लो, धीरे धीरे एक एक स्टेप करो, है ना, एकदम से खींचो मत, स्टेप बाय स्टेप चलो। एक तो स्टेप मार्किंग की भी होती है ना, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, एक तो उसके मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप लास्ट में थोड़ा बहुत आंसर गलत लिख दोगे ना, अगर आपके स्टेप सही है ना तो भी उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से करो, स्टेप बाय स्टेप चलो और इसको प्रैक्टिस करो घर पे। आपके लिए न्यूमेरिकल्स करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ पेपर में आपका एक न्यूमेरिकल आने ही आने वाला है, गारंटी आने वाला है। ठीक है जी, चलो जी, ये क्लियर है। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको कुछ 5-6 न्यूमेरिकल्स कराए हैं, बहुत इजी थे, अच्छे से समझ आए होंगे। अब लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म होने वाला है आपका, बहुत इजी है, ये भी बड़े अच्छे से समझते हैं। अब थोड़ा थ्योरी पोर्शन आने वाला है। ओके जी, अब क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहने का मतलब है, अब फटाफट से देखो, पहले तो फटाफट बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या बताया था कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस के चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, दिस इज नॉन एज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, फैक्टर्स, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, यानी डिमांड बढ़ती है कि डिमांड कम होती है। सिंपल सी बात है। इस टॉपिक को समझने से पहले ना बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, अगर डिमांड में ज्यादा चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं मोर इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं हम, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब ज्यादा चेंज आए, ज्यादा मतलब मोर, चेंज आना, किसका चेंज आना, डिमांड का चेंज आना। जब हम कहें कि डिमांड में कम चेंज आएगा, कम का मतलब क्या बोल देंगे हम, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जब हम बोले कह सकते हैं मैं इनइलास्टिक का मतलब चेंज आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। इनइलास्टिक का मतलब है कोई भी चेंज नहीं आना डिमांड में। इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है नो चेंज इन डिमांड। इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, नो चेंज इन डिमांड। इनइलास्टिसिटी का मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज ना आना। ठीक है जी, अब आ जाओ फटाफट से वो फैक्टर्स पे। ओके जी, पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ कमोडिटी। क्या है आपका, नेचर ऑफ कमोडिटी। बड़े ध्यान समझो इसका मतलब क्या। पहला है आपके 3 टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, पहला गुड होता है आपके पास नेसेसिटी गुड, दूसरा होता है आपके पास लग्जरियस गुड और तीसरा क्या होता है, कंफर्टेबल गुड्स बोल देते हैं हम उसको। ठीक है जी, पहला आपके पास नेसेसिटी गुड्स, ऐसे गुड्स जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, इनके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे खाने की चीजें होगी, है ना, राशन का सामान हो गया, सोल्ट हो गया, ऑयल हो गया, वेजिटेबल्स होगी, है ना, ये सारी चीजें क्या है आपके लिए नेसेसिटी गुड्स। अब आप खुद सोचो, मान लो ये गुड्स का प्राइस बढ़ गया, इन गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मानते हैं इसकी डिमांड कम होगी, है ना, लेकिन इतनी डिमांड कम नहीं होगी क्योंकि जरूरत का खर्चे, बेसिक नेसेसिटीज है, इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए इसके अंदर कम चेंज आता है डिमांड में, एकदम से प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता, लोग फिर भी खरीदेंगे उसको। लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी यहाँ पे। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में क्या आ रहा है, कम चेंज। लेस का मतलब कम चेंज आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, देयर इज लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, समझ आया। आगे देखते हैं लग्जूरियस गुड्स का मतलब होता है जैसे महंगे गुड्स, जैसे कि गाड़ी होगी आपकी, फर्नीचर हो गया, महंगे फर्नीचर हो गया, महंगी गाड़ियां होगी, ये क्या है आपके लग्जूरियस गुड्स। अगर इनका प्राइस बढ़ गया, मान लो आपने सोचा था कि आप गाड़ी खरीदोगे,
उस गाड़ी का रेट था 10 लाख रुपीस, है ना, आपका बजट था कि आप 10 लाख की गाड़ी खरीदोगे, चलो 15 लाख की गाड़ी कर देते, है ना। मान लो उस गाड़ी का रेट एकदम से बढ़ गया, आपने सोचा था वो 15 लाख की गाड़ी है, आपने 15 लाख पे अपना बजट रखा हुआ था, गाड़ी का रेट 15 लाख की जगह 18 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया भाई? 18 लाख रुपए हो गया। गाड़ी महंगी होगी, 3 लाख रुपए महंगी होगी। अब आप खुद सोचो, आप क्या बोलोगे, यार कोई ना, आगे ना न्यू ईयर का टाइम आएगा, आगे ना क्रिसमस का टाइम आएगा, सेल आएगी, जैसे ही सेल आएगी फिर खरीद लूंगा, अभी कोई फायदा नहीं लग रहा है, बहुत महंगी होगी, आगे मुझे पता है न्यू गाड़ी, न्यू मॉडल्स आ जाएंगे गाड़ी की, इस चक्कर में इस गाड़ी का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है जी, इस गाड़ी का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या कुछ भी ले लो, इस टाइम पे क्या होगी? आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। आपने सोच रखा था मुझे गाड़ी खरीदनी है, जब गाड़ी का रेट देखा तो आपको लगा कि यार ये तो बहुत महंगी है, फिर आप सोचोगे आगे देखते हैं, आगे फ्यूचर में सेल आएगी, तो अब आप अपनी डिमांड को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। आप कह रहे कोई ना, अभी रुक जा, बाद में खरीदेंगे। डिमांड आपकी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोर चेंज आ रहा है डिमांड में प्राइस के बढ़ने की वजह से। क्लियर है इतना? तो यहां क्या भाई? मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। कंफर्टेबल गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि कपड़े हो गए, है ना, एसी भी आजकल कंफर्टेबल गुड्स में आने लगे, कंफर्टेबल कूलर्स हो गए, खाने पीने की चीजें होगी, ये क्या होगी? कंफर्टेबल गुड्स। पहले एसी को लग्जूरियस गुड्स में माना जाता था, लेकिन आजकल एसी कंफर्टेबल गुड्स में आने लग गया है ना, हर घर में हम देखते हैं एसी होते हैं आजकल ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अगर इनका प्राइस बढ़ जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कि डिमांड कम नहीं होगी, बट मॉडरेट होगी, बीच की, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम हो जाएगी और ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होगी, मॉडरेट होगी। यानी यहाँ पे क्या आएगा? मॉडरेट चेंज आएगा डिमांड में, यानी मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेसेसिटी में नहीं आता चेंज, ज्यादा कम चेंज आता है, क्योंकि नेसेसरी है, उसके बिना नहीं रह सकते हो आप, कंफर्टेबल गुड्स के बिना आप रह सकते हो। ठीक है, तो डिमांड में चेंज आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगा, बीच का मतलब मॉडरेट। ओके, चलो जी सेकंड पॉइंट देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी समझाया। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? फटाफट से एक बार देख लो, क्विक रिवाइज, जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी फटाफट से सुन लो। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं टी और कॉफी की, अगर मैं बात करूं टी और कॉफी की, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड है। क्यों सब्स्टिट्यूट गुड है? अगर चाय महंगी होगी तो कोई नहीं, कॉफी ले लेंगे, है ना। अगर मैं बात करूं कोलगेट और पेप्सोडेंट की, कोलगेट और पेप्सोडेंट की, अगर कोलगेट का प्राइस बढ़ जाता है तो कोई नहीं, कोलगेट की जगह हम पेप्सोडेंट यूज कर लेंगे, दांत ही तो साफ करने, वो करे या वो करे। ठीक है, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका मतलब है कि आप एक दूसरे से क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। अगर ये महंगी होगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, अब जो कस्टमर है वो कहां पे चले जाएंगे? पेप्सोडेंट में। टी और कॉफी में अगर टी महंगी होगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी और कस्टमर कहां शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी। कोई ना, ये नहीं तो ये कर लेंगे, यानी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब यहाँ पे है? अगर कोई ऐसे गुड्स हैं जो सब्स्टिट्यूट, अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि कस्टमर इसकी डिमांड कम करके सोचेंगे यार मैं वो ले लेता हूं, यार वो सस्ती पड़ रही है मुझे, है ना, वो सस्ती पड़ रही है मुझे, मैं वो ले लेता हूं। ये बहुत ज्यादा आता है। कोलगेट और पेप्सोडेंट, टी एंड कॉफी, ये आपके क्या है? आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कोक और पेप्सी दोनों ही क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। कोक महंगी होगी तो कोई नहीं, पेप्सी ले लेते हैं यार, पेप्सी महंगी होगी तो कोई नहीं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, कोक ले लेते हैं। ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड। यानी एक का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, कस्टमर कहां चले जाते हैं? दूसरे पे चले जाते हैं। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि एक ही बंदा है जो सेल कर रहा है ना। कई बार होता है, अगर आप भी देखा होगा, मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे शहर में सिर्फ एक ही दुकानदार है जो मिठाई बनाता है, मेरे शहर में एक ही दुकानदार है जो मिठाई बनाता है और कोई दुकानदार ही नहीं है, मतलब मिठाई का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कोई और दुकानदार ही नहीं है। ठीक है, अगर वो प्राइस ज्यादा भी रखे ना तो भी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, लोगों को वहीं से खरीदनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लोगों को वहीं से खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। यहां पे हम बात करें, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो लोग एकदम से शिफ्ट करेंगे, एक का प्राइस बढ़ा तो कोई नहीं, दूसरा खरीद लेते हैं, डिमांड एकदम से चेंज हुई। इन केस अगर सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल नहीं है, एक ही है, मान लो कॉफी नाम की कोई चीज ही नहीं है, खाली टी है, तो अगर इसका रेट बढ़ गया तो भी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही पीना पड़ेगा, वो वाली सिचुएशन आ गई।
ठीक है, ऐसे गुड जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, अगर ये नहीं तो वो कर सके, वो वाला ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आपकी डिमांड चेंज ही नहीं होगी, आपको वही चीज खरीदनी पड़ेगी। तो आपकी डिमांड क्या रहेगी? इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वही है, इफ क्लॉज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो क्या होगी? मोर इलास्टिसिटी, अगर नहीं अवेलेबल तो क्या होगी? इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वही चीज जो आपको समझाई है। क्लियर है? चलो जी अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पोस्टपोनेंट ऑफ यूज या पोस्टपोन्ड यूज का मतलब है पोस्टपोनेंट कर सकते हो इसको। पोस्टपोनेंट ऑफ यूज का मतलब क्या है? पोस्टपोनेंट का मतलब क्या है? किसी भी चीज को पोस्टपोन करते हैं ना फ्यूचर के लिए। एग्जाम्पल समझो, फिर इस पे चलते हैं। एग्जाम्पल मान लो, लेट्स से मेरे घर में इमरजेंसी कल कोई फंक्शन आ गया, मेरे घर में इमरजेंसी कोई कल फंक्शन आ गया और मुझे अब कपड़े चाहिए, है ना, सुंदर दिखना है, कपड़े चाहिए। मैं गई मार्केट में, मैंने कहा भैया कोई एक ड्रेस दिखा दो सुंदर सी, मैंने कहा भैया कोई एक ड्रेस दिखा दो सुंदर सी। भैया ने मुझे 5,000 की ड्रेस दिखाई, मुझे लगी तो बहुत महंगी, है ना, मुझे बहुत महंगी लगी, बहुत चुभी यार, लेकिन सोच रही हूँ यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, कल शादी है, कल फंक्शन है, क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाऊं, और यहाँ पे मिल रही है, पता नहीं दूसरी दुकान पे जाऊं, मिले ना मिले। तो उस टाइम पे मेरी डिमांड क्या होगी? चेंज नहीं होगी। प्राइस ज्यादा होने की वजह से भी मैं वो डिमांड कर लूंगी, खरीद लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं पोस्टपोन नहीं कर सकती फ्यूचर पे कि कोई नहीं कल परसों खरीद लूंगी, तरसों खरीद लूंगी, 10 दिन बाद देखती हूँ कहीं और से जाके खरीद लूंगी। क्यों? फंक्शन कल ही है। अगर कोई भी चीज आपको इमरजेंसी चाहिए, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को पोस्टपोन नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए और आपको इमरजेंसी उसकी रिक्वायर्ड है, तो उस केस में प्राइस ज्यादा होने पर भी आपकी डिमांड चेंज नहीं होती, यानी आपकी डिमांड क्या रहती है? इन इलास्टिक रहती है। ठीक है जी, वही वाली बात है। इफ द कंजम्पशन कैन नॉट बी पोस्टपोन, फ्यूचर में पोस्टपोन नहीं कर सकते तो आपकी डिमांड क्या रहती है? इन इलास्टिक रहती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मान लो मेरे घर में फंक्शन था, मेरे घर में फंक्शन था लेकिन 1 महीने बाद था। मेरे घर में मेरे भाई की शादी थी या किसी की भी शादी थी, किसी भी रिलेटिव की शादी थी, लेकिन वो क्या थी? 1 महीने के बाद। मैं गई दुकानदार पे, मैंने कहा भैया मुझे एक ड्रेस दिखा दो। ठीक है, मैंने कहा भैया एक ड्रेस दिखा दो। भैया ने मुझे ड्रेस दिखाई 5,000 की, मुझे महंगी लगी। मैंने सोचा यार कोई ना, मैं क्या करूंगी, किसी और दुकान पे जाके एक बार देख लेती हूँ, कोई ना यहाँ से नहीं मिलेगी तो कोई और 10। या फिर मैंने उस भैया को बोला भैया आपका सामान, आपका स्टॉक कब आना है? अगले बार, है ना। उसने बोला 10 दिन बाद लाना। तो मैंने कहा भैया थोड़े से कम रेट में आप दिखा दो, मेरा इतना बजट नहीं है। तो मैं क्या कर पा रही हूँ? पोस्टपोन कर पा रही हूँ, यानी प्राइस ज्यादा होने पर मैं उसकी डिमांड नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही हूं? क्योंकि मुझे है, मैं इसको पोस्टपोन कर पा रही फ्यूचर पे, क्योंकि मेरे को यार अभी 1 महीने बाद है यार फंक्शन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मिल जाएगी मुझे ड्रेस। अगर वहां से नहीं मिलेगी तो कोई और दुकान पे खरीद लूंगी, क्या पता वहां पे मुझे कम रेट पे अच्छी क्वालिटी मिल जाए। क्लियर है? वही वाली बात हो रही है। अगर आप कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो, फ्यूचर डेट पे टाल सकते हो, डेट अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो उस टाइम पे आपकी डिमांड क्या रहेगी? मोर इलास्टिसिटी। आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी। आप क्या होगी? यार ये तो बहुत महंगे, कोई नहीं मैं दूसरी दुकान पे जाके खरीद लूंगी। पहले केस में आपको लग रहा था यार मिल गई है, बड़े औखे मिली है, खरीद के इसको पासे हो, पता नहीं आगे मिले ना मिले, कल शादी है, कल फंक्शन है मेरे घर में। समझ पा रहे हो इन दोनों का फर्क? ये है आपका इसका। चलो जी, नेक्स्ट है आपका इनकम ऑफ बायर। क्या है भाई? इनकम ऑफ बायर। कुछ लोग हैं जो ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो कम। अब जो इंसान ज्यादा कमाता है उसके लिए अगर प्रोडक्ट 1000 से 2000 भी हो गए ना, रिच लोग, उनके लिए 1000 से 2000 भी हो गए ना, महंगा भी हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ना यार महंगाई हो रही है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी बहुत ही कम चेंज आएगा उनकी डिमांड में प्राइस बढ़ने पर। क्योंकि अमीर लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है कि अगर कोई चीज 1000 की 2000 भी होगी ना, उनके लिए वो चिल्लर के बराबर है ना, उनके लिए वो क्या है? एक चिल्लर के बराबर है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी डिमांड बहुत ही क्या होगी? कम चेंज होगी, लेकिन बहुत ही कम रेट से चेंज होगी। ठीक है। दूसरे केस जो गरीब लोग हैं, उनके लिए अगर कोई प्रोडक्ट 1000 से 1100 भी हो गए ना, 1200 2000 तो दूर, तो भी उनकी डिमांड चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो गरीब है। उनके लिए वो 100 200 300 400 500 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, पाई का हिसाब रखते हैं वो, समझ रहे हो? तो वही है, इफ द बायर इनकम ज्यादा है तो उनके लिए क्या होगी? लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर एक बायर है जिनकी इनकम कम है, उसके लिए डिमांड क्या होगी? मोर इलास्टिसिटी। जैसे ही रेट बढ़ जाएगा ना, उनकी डिमांड एकदम से चेंज हो जाएगी। वो कहेंगे नहीं यार ये नहीं, है ना, वो कोई और प्रोडक्ट कोशिश करेंगे, कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करेंगे उसका। ठीक है जी, समझ गए हो? चल आगे देखते हैं। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर।
हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर का मतलब होता है कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हैप्चुअल हो जाते हैं, जैसे स्पेशली अल्कोहल, सिगरेट, है ना, आपको लत लग जाती है, आदत हो जाती है आपको उसकी, है ना, चाहे उसका रेट बढ़ जाए। अगर मैं बात करूं अल्कोहल की बोतल ले लेती हूँ, एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो एक अल्कोहल की बोतल थी, एग्जांपल ले लो भाई 200 रुपए की, अब वो होगी 300 रुपए की, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी उसकी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। क्यों करेंगे उसकी डिमांड? वो हैप्चुअल है उनके लिए, उनको आदत होगी उसकी, है ना, नशा, उनके लिए वो लत लग चुकी है। तो वही वाली बात है, हैप्चुअल गुड के केस में आपकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, प्राइस बढ़ने की वजह से भी डिमांड में चेंज नहीं होता, क्योंकि उनको उस चीज की लत लगी है, वो डिमांड में चेंज नहीं करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, फटाफट से देखते हैं, फटाफट से आगे है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी का मतलब है, अगर मान लो आप अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हो, आप अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हो, मान लो आपको एक फोन लेना था, मान लो आपको आईफोन लेना था, एग्जांपल लेती हूँ, आपको एक आईफोन लेना था, ठीक है, आपने देखा आईफोन का जो रेट, एग्जांपल ले लेते हो 1 लाख रुपए का, आईफोन का रेट क्या है, 1 लाख रुपए है, मान लो आईफोन का रेट बढ़ गया, आईफोन का रेट हो गया 1 लाख से 1,20,000, 1 लाख से 1,20,000 पे हो गया, वो महंगा हो गया, तो आपने देखा यू हैव टू स्पेंड मोर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, आपको ज्यादा स्पेंड करना है, तो आपकी उस केस में क्या होगी, डिमांड चेंज हो जाएगी। आप सोचोगे यार महंगा हो गया फोन, आगे ना क्रिसमस के टाइम पे सेल आनी ही आनी है, आगे जो है न्यू ईयर के टाइम पे सेल आएगी ही आएगी, क्योंकि न्यू मॉडल्स आ जाएंगे नए साल पे, है ना, तो उस टाइम पे आपको लगेगा यार मैं तब खरीद लूंगी, अब क्यों खरीदूं, 1-2 महीने तो पड़े, बाद में खरीद लूंगी, है ना, कुछ टाइम ही तो पड़े, बाद में खरीद लूंगी, ऑफर्स मिल जाएंगे, डिस्काउंट्स आ जाएंगे बाद में, मैं अब क्या होगी, मेरी प्राइस बढ़ने से मेरी डिमांड क्या होगी, कम होगी, मैं ये वेट करूंगी 1 महीना, क्यों, क्योंकि मुझे कि ऑफर आ जाए, सस्ता हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड करते हो ना उस कमोडिटी पे, तो उस केस में आपकी डिमांड जो होती है मोर इलास्टिसिटी होती है, थोड़ा सा प्राइस भी अगर बढ़ रहा है ना, आपको लग रहा है कि ज्यादा है, तो आप सोचोगे कोई नहीं, आप फ्यूचर में वेट करोगे कि आपका सस्ता हो जाए, आपकी डिमांड एकदम से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि कार हो गया, स्कूटर हो गया, फोन हो गए, बड़े बड़े महंगे महंगे फोन हो गए, उसमें क्या होती है आपकी मोर इलास्टिसिटी ऑफ क्या होती है, डिमांड होती है। क्लियर है। अगर आप अपने इनकम का कम प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हो, मान लो आप लेट्स से एक टूथपेस्ट लेने गए, मान लो आप एक टूथपेस्ट लेने गए, उस टूथपेस्ट का नॉर्मल जो रेट था वो 50 रुपए था, लेकिन अब वो 52 रुपीज हो गया, कितना हो गया, 52। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेस प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कर रहे हो, कितना, 2 रुपए का तो फर्क है। अब ये बोलोगे कि भाई 2 रुपए महंगा होगा, खरीदूंगा नहीं टूथपेस्ट, है ना, अब तो बिना ब्रश करे रहूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, आप फिर भी खरीद लोगे। जब आप अपनी इनकम का कम प्रोपोर्शन स्पेंड करते हो ना, उस केस में आपकी जो डिमांड में चेंज होता है वो इनइलास्टिक होती है, यानी आपकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता। आप सोचोगे 50 की 52 है, कोई बात नहीं, है ना, खरीद लोगे फिर भी। अब ये तो नहीं क्या होगा ना, यार 52 रुपीज हो गया, बहुत महंगी होगी, मैं नहीं खरीदती, है ना, जब फ्यूचर में सस्ती होगी तो खरीद लूंगी, ये वाली सिचुएशन नहीं आती। वही वाली बात कर रहे हैं, जब आप अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड करते हो तो आप क्या होती है आपकी मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आप अपनी इनकम का लेस प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड करते हो तो आप क्या होती है आपकी इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड में क्या होता है, चेंज नहीं आता। क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, बड़े ध्यान समझ लेना भाई ये वाला भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइम पीरियड। क्या पॉइंट है आपका, टाइम पीरियड। देखो 2 टाइम होते हैं, एक होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक क्या होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये सेम है, ये बड़े ध्यान समझना, ये आपको मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया है, पोस्टपोनेंट में सेम वही है। मान लो अगर आपको कोई ड्रेस चाहिए या कोई भी कपड़ा चाहिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कल घर में फंक्शन है, आपको एकदम से इमरजेंसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी ड्रेस चाहिए या कोई भी कपड़े आउटफिट चाहिए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको अगर वो महंगी भी मिल रही है आप खरीद लोगे उस टाइम पे, है ना, महंगी भी मिल रही है तो भी आप खरीद लोगे। उस टाइम पे आपकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, क्यों, या फिर लेस इलास्टिक होगी, आपकी डिमांड चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपको वो इमरजेंसी चाहिए, शॉर्ट पीरियड में चाहिए। वही वाली बात कर रहे हैं, उस टाइम में आपकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी शॉर्ट पीरियड के केस में, क्योंकि वो आपको क्या चाहिए, कम टाइम में चाहिए, इमरजेंसी आपको क्या है उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वही बात करें लॉन्ग पीरियड में अब आपको वो ड्रेस चाहिए 1 महीने बाद, मतलब फंक्शन 1 महीने बाद है, अगर आपको लग रहा है वो ड्रेस महंगी है तो आप क्या होगे, दूसरी दुकान पे जाके पता कर लोगे, है ना, या फिर उसी दुकानदार को कह दोगे कि भैया जो भी अगला स्टॉक लेके आओ वो थोड़ा सा कम रेंज में लेके आना, है ना। तो अब आप क्या करोगे, उस केस में आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस महंगा है तो चेंज हो जाएगी। आप सोच रहे यार अभी पड़ा है 1 महीना, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं 10-15 दिन बाद क्या पता मुझे कोई और अच्छी ड्रेस मिल जाए, या किसी दुकान पे मुझे कोई और अच्छी ड्रेस मिल जाए कम प्राइस पर।
क्लियर है, वही हम बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब चेंज होती है, बहुत ज्यादा चेंज होती है लॉन्ग पीरियड में, और इन इलास्टिक होती है इन शॉर्ट पीरियड। इन इलास्टिक होती है इन शॉर्ट पीरियड और इलास्टिक होती है इन लॉन्ग पीरियड। इलास्टिक मतलब चेंज होना, इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होना। क्लियर है जी, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।